फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। एक इंसान कर सकता है। कौन? अर्जुन तेंदुलकर कर सकता है। दीपक चाहर भी वैसे इस टीम में है। धोनी ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। धोनी को तुषार देशपांडे को भी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। रायन रिकल्टन अगेन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ईशान किशन का बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। बढ़िया बैट्समैन, आतिशी बैट्समैन। आतिशी तो सीएम थी, मार लेना थी, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया तेज खेलने वाला। एक वो तो राजपूत ने बता रही थी। वो उनको नाम मिला था यार, आप कहाँ पॉलिटिकल एंगल में लेकर जा रहे हो। स्पिनर की अगर बात करें तो अगर जो खालिस स्पिनर अगर चाहिए तो वो क्या करण शर्मा में ही देख रहे हैं हम अब, क्योंकि मिचेल सैंटनर के साथ। पॉलिटिकल क्यों जा रहे हैं? खालिस, ये क्या बात होती है? नहीं, मैं मुंबई तक रही है ना। खालिस बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जसप्रीत बुमराह इनके पास नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये था कि इंडिया के पास भी नहीं थे, तो इनके पास नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन इंडिया के पास मोहम्मद शमी थे, इंडिया के पास गौतम गंभीर थे, ये दोनों ही मुंबई के पास रोहित शर्मा है, इनके पास रोहित शर्मा है। शाना जो शाना जो ये कह रहा है ये भी बुरा नहीं है यार। इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है यार। हमें भी कमेंट्री करनी है, लेकिन इस पॉडकास्ट में कोई कमी नहीं है। और इस बड़ा खराब हो गया था ना, हार्दिक पांड्या की थू हो रही थी यार। एक्चुअली माहौल नेगेटिव माहौल में कुछ नहीं हो पाता। दो वो गुट बन गए हैं, पोलार्ड और मलिंगा आपस में बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बाउचर हटाया, नेस्ती खत्म। नेस्ती। हार्दिक पांड्या पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, कप्तान बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे वाले थे, कोलकाता जाने वाले थे, सबके सब मुंबई में ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब जिस तरीके से मैनेज किया है वो रायता, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम बाउंस बैक करेगी। इंडियन टी20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव, इंडियन ओडीआई टीम का कप्तान रोहित शर्मा, इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान जसप्रीत बुमराह, और ये तीनों कप्तान खेलते हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंडर। वाह। और ये 4 कप्तानों की जो टीम है मुंबई इंडियंस की जो टीम, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। मुझे लगा आप कहोगे वो खेलते हैं अंबानी जी के नीचे। वो तो खेलते ही हैं, वो तो सबके कप्तान हैं। वो आगे क्या फोन आ गया? जियो का नेटवर्क है मेरा। धन हो जाता भी। लेकिन चलो अभी बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, कि मुंबई इंडियंस वो टीम जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है आईपीएल के इतिहास में। और ये टीम अब जब यहां पर शुरुआत हुई थी, इस टीम की रिटेंशंस की बात हुई थी, बड़ी सारी बातें, बड़े सारे न्यूज, बड़े सारे व्यूज इस टीम ने दिए हैं। लेकिन उसके बाद अंत भला तो सब भला, सारे के सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो कोई भी इस टीम से बाहर नहीं गया, सभी लोगों को इन्होंने रिटेन किया। एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जसप्रीत बुमराह शायद आधे टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं होंगे, तो अभी जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है हमें, वो जसप्रीत बुमराह के बिना बनानी है। सैड। अब इसमें हार्दिक पांड्या मतलब नॉट सो बेस्ट 11 ही बन पाएगी। बिल्कुल। और अब जसप्रीत बुमराह के बिना एक्चुअली इस टीम के डायनामिक्स जो हैं वो काफी सारे चेंज हो गए हैं। अब फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अब इस टीम को तो करनी पड़ेगी। 14 मैच तो खेलने एक इंसान कर सकता है। कौन? अर्जुन तेंदुलकर कर सकता है भाई। अर्जुन तेंदुलकर वो कमी पूरी कर पाएंगे या नहीं, पर उससे पहले सबसे पहले मुंबई इंडियंस की पूरी टीम बता देते हैं। क्या है मुंबई इंडियंस की टीम? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, तिलक वर्मा, नमन धीर, विल जैक्स। अल्लाह गजनफर इंजर्ड हो गए हैं, तो अल्लाह गजनफर बाहर हो गए हैं, उनकी जगह आए हैं मुजीबुर रहमान। उसके अलावा मिचेल सैंटनर, रायन रिकल्टन, रीस टोपले, लिजार्ड विलियम्स, रॉबिन मिन्स, करण शर्मा, विघ्नेश पुथुर, बेवन जैकब्स, सत्यनारायण राजू, राज बावा, अश्विनी कुमार, अर्जुन तेंदुलकर और कृष्णन श्रीजित। तो भाई ये है मुंबई इंडियंस की टीम। इसमें काफी सारे प्लेयर्स तो अपने आप ही चुन लिए जाते हैं इस टीम में। तो भाई रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, 4 इंडियंस। और जिस तरीके से इन्होंने रिटेन किया था बड़ा आसान था मुंबई इंडियंस के लिए। 5 टॉप के प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया। 4 आपको फॉरेनर्स आपको लेने थे, 5 और 4 9, और 2 आपको प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स, या फिर 1 प्रॉमिसिंग यंगस्टर और 1 अर्जुन तेंदुलकर आप खिला सकते थे इस टीम में। और वो भी एक आरटीएम से नमनदीर ले लिया। नमनदीर इन्होंने आरटीएम से ले लिया, जो कि इनके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है। रॉबिन मिन्स को इन्होंने खरीदा, जिसके बारे में काफी बात हो रही है कि वो भी एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अब इस टीम को बनाने की बात करते हैं। दीपक चाहर भी वैसे इस टीम में है, तो वो जो अच्छा प्रोस्पेक्ट शायद नहीं जो साबित हुए अभी तक दूसरी टीमों के लिए। चेन्नई ने तो बहुत अच्छी तरीके से यूज किया, धोनी ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। धोनी को तुषार देशपांडे को भी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। यार धोनी तो क्या नाम है वो, सस्ता मलिंगा।
हाँ, उसको भी अच्छे से यूज कर पतिराना, उसको भी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, श्रीलंका नहीं यूज कर पा रही है, उसको धोनी भाई कर पा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि मुंबई इंडियंस किस तरीके से यूज कर पाती है अपने सारे रिसोर्सेज को एक बढ़िया प्लेइंग 11 बनाने में। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत से बात करेंगे या 4 पहले फॉरेन खिलाड़ी ढूंढ लेते हैं? कैसे भी कर लो, कर लेते 11 पूरी बनाते हाँ, हैं ऊपर पूरी से। अच्छा, तो बना देते 11 इस बार नीचे से बनाते हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा होल चला गया है। वैसे हाँ। तो पहले मैच में हार्दिक पांड्या भी नहीं रहेंगे, उनके ऊपर वो ओवररेट वाला वो एक मैच का बैन लगा है। बिल्कुल। तो अब रोहित शर्मा शायद नहीं करेंगे कप्तानी, ऐसा मैं चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ। पर मुझे एक बात कौन बताओ, बुमराह भी नहीं होंगे, बुमराह भी नहीं है, मुंबई सूर्या। इंडियंस ने सूर्या कर सकते हैं, सूर्या भाव है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की कर मुंबई इंडियंस वो टीम जिसने जब जब टूर्नामेंट जीते हैं और जब जब टूर्नामेंट नहीं जीते, हर बार पहला मैच तो हर बार ही हारे हैं। हाँ, तो पहले 5-5 मैच में lines अगर हार गए। हार्दिक पांड्या नहीं है तो हमें भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है वो दूसरे मैच से ही बनानी है। हाँ, तो दूसरे अब- मैच से हमारी टीम है। तो अब जो दूसरे मैच में जो टीम बनेगी वो हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ओपनिंग से ही शुरुआत करना चाहें तो ओपनिंग से कर नीचे से सकते करते हैं, हैं, नीचे से करें। हाँ। तो चलो बताओ कि जसप्रीत बुमराह की कमी को पार करने के लिए मुंबई इंडियंस का फास्ट बॉलिंग अटैक क्या हो सकता है? यार एक तो मेरे ख्याल से ये दीपक चाहर रखेंगे अपने पास और ट्रेंट बोल्ट, ये एक इनके पास बढ़िया ऑप्शन है, इनको ये जरूर इंक्लूड BC करेंगे जी। जब बोल्ट और चहर हाँ, BC हो गया। अच्छा अच्छा ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, ओके, दिल्ली की ओके। टीम बाद में बनाएंगे। हाँ, लेकिन चलिए, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर आपने कहा, क्या आपको लगता है कि कमी को पूरी करने के लिए और जो हम बाकी जो 4 और एक प्लेयर्स ऑप्शन हार्दिक पांड्या भी रहेगा फास्ट बॉलिंग में जो कि ओपन भी कर सकते हैं बॉलिंग को, और अगर बुमराह भी होते थे तो भी ओपन वही करते थे बिकॉज कैप्टन। बिल्कुल, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात ज्यादा है नहीं। लेकिन जिस टीम में हार्दिक पांड्या हो, जिस टीम में सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, उस टीम को बैटिंग को तो ज्यादा स्ट्रांग करने की और ज्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है और अच्छे इनके पास फॉरेन प्लेयर्स हैं। जब वो बीच में टीम में आएंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी। बॉलिंग में क्योंकि बुमराह इनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का थे, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा स्पिनर भी इन्होंने, मिचेल सेंटनर जरूर है इनके पास, लेकिन कोई भी इंडियन स्पिनर को ये नहीं खरीद पाए, उतना इनके पास पैसे नहीं थे। करण शर्मा ले ली ना, लकी करण शर्मा मेरे ख्याल नहीं, बट बॉलिंग में ठीक है, मतलब यूं लक शाओ वाली लाइन बात की नहीं टीम है। से गए, करण शर्मा आए, लक नहीं छोड़ते, इसे कहते हैं लक फॉर लक रिप्लेसमेंट। लक फॉर लक। लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 4 फॉरेन खिलाड़ी खिलाने हैं, हाँ। उसमें ये लोग बैटिंग की जगह अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करें, और आप स्पिनर के मामले में एक मिचेल सेंटनर तो खेल ही रहे हैं। हमने ट्रेंट बोल्ट की बात करी तो न्यूजीलैंड का जो दूसरे नंबर का बॉलर है, कोटा, न्यूजीलैंड का कोटा खत्म हो गया। तो मिचेल सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट 2 फॉरेन खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर। हाँ। अब अगर मैं 2 फॉरेन खिलाड़ी की बात पूछूं, जहां से मैं शुरू करना चाहता था, वो आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? एक तो ओपनर, एक ओपनर रिकल्टन, क्योंकि अब इन्होंने ईशान किशन को खोया है, तो यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की शुरुआत रायन रिकल्टन करेंगे जी। आपको लगता है अभिषेक, आप भी रायन रिकल्टन के साथ जाओगे? साउथ अफ्रीका के बढ़िया विकेट कीपर, अगेन ईशान किशन का मेरी 11 में है और वो ओपन ही कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, हालांकि हम अभी 3, 4, 5 पे आ रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि रोहित शर्मा को उनके ओपनिंग स्पॉट से हटाऊं यहाँ पे। बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि नंबर 3 पर और नंबर 4 पर वो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा इनकी पोजीशन हिले बिल्कुल भी। तो इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मैं मतलब रायन रिकल्टन को ही ऊपर वहां पे रखूंगा ओपनिंग स्लॉट पे। तो और रायन रिकल्टन अगेन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ईशान किशन का बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, बढ़िया बैट्समैन, आतिशी बैट्समैन, जो कि विकेट कीपर भी आतिशी तो सीएम थी, मार लेना थी, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया तेज खेलने वाला एक वो तो राजपूत ने बता रही थी। पर चलिए, मतलब आगे बढ़ते हैं इस चीज को। वो उनको नाम मिला था यार, आप कहाँ पॉलिटिकल एंगल में लेकर जा रहे हो इस चीज को? वैसे ही मैंने कहा चलो। लेकिन यहाँ पर मतलब तेज बढ़िया खेलने वाला ऐसा बैट्समैन रायन रिकल्टन इनको मिल गया है। तो रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा की जोड़ी, तो हमारे अब 3 जो फॉरेन खिलाड़ी हैं वो पिक हो चुके हैं, रायन रिकल्टन, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर। अब जो ये चौथा जो होगा, अगर हम शुरुआत की बात करें, आपने जैसे अभिषेक बात करी तो आपने दोनों ओपनर भी बता दिए, 3 और 4 पर भी हमने बता दिया, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। अगर हम हार्दिक पांड्या को ऊपर थोड़ा बैटिंग में स्लॉट करते हैं तो नंबर 5 ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो 6-7 पर जो फायर पावर चाहते हैं, वो कहां से आएगी? क्या उसमें कोई फॉरेन खिलाड़ी को देख रहे हो?
एक प्लेयर जो मुझे लग रहा है जो हो सकता है वहां पे, विल जैक्स। मुझे तो भी ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को वो 6 नंबर पे ही रख के 5वें नंबर पे शायद विल जैक्स को लाया जा सकता है। हाँ, पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल है, क्योंकि हार्दिक इंडिया में भी अभी हम देख रहे थे तो उनको जो रोल मिला हुआ था वो एक्चुअली लोअर डाउन दी ऑर्डर ही मिला हुआ था। तो बीच में अगर विल जैक्स भी आते हैं और उनको वो थोड़ा टाइम मिल जाता है टिकने का, तो वो टिका भी सकते हैं अच्छे से। और विल जैक्स जब खरीदे थे तब आकाश अंबानी बहुत खुश हुए थे, आरसीबी ने जब उनको छोड़ा था, काफी झप्पियां पप्पियां हुई थी, तो वो विल जैक्स को काफी ऊंचा रेट भी करते हैं। और विल जैक्स को इंग्लिश क्रिकेट में भी अच्छा खासा रेट किया जाता है। देखना ये होगा कि आईपीएल में किस तरीके से परफॉर्मेंस वो देते हैं। तो नंबर 5 पर विल जैक्स, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। अब 7, 8, 9, 10, 11 में आप ऑलरेडी मिचेल सेंटनर को ले चुके हो, आप ट्रेंट बोल्ट को ले चुके हो, आप दीपक चाहर को ले चुके हो। तो 7, 8, 9 यहाँ पर कवर हो गए। अभी एक स्पिनर और क्या चाहिए? क्या मिचेल सेंटनर के साथ कोई और स्पिनर आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है नमन धीर आएंगे यहाँ पे। एक नमन धीर भी आएंगे, जो कि ऑलराउंडर हैं, ऑल्दो बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा है। बॉलिंग में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो है नहीं मेरे ख्याल। अभी तक जितने मैच उन्होंने खेले उन्होंने विकेट तो नहीं लिया। वो इम्पैक्ट प्लेयर के चलते वैसे भी किसी ऑलराउंडर को बॉलिंग डालने को बट एनीवे कि बहुत उस बॉलिंग कंट्रीब्यूशन देखते हुए शायद नहीं, बैटिंग में शायद ज्यादा वो कंट्रीब्यूशन रहेगा। और स्पिनर की अगर बात करें तो अगर जो खालिस स्पिनर अगर चाहिए तो वो क्या करण शर्मा में ही देख रहे हैं हम अब, क्योंकि मिचेल सेंटनर के साथ पॉलिटिकल क्यों जा रहे हैं? खालिस ये क्या बात होती है? नहीं मैं मुंबई तक रही है ना। खालिस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 24 कैरेट प्योर अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो क्या करण शर्मा को एज प्योर स्पिनर एक बार एडिलेड में जाकर खिला लिया था विराट कोहली ने, फिर उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो इनके पास मुंबई इंडियंस के पास टीम है, यहाँ पर करण शर्मा को मौका मिल सकता है अपनी शुरुआत की प्लेइंग 11 में। उसके अलावा अगर हम नमनदीर को देख रहे हैं प्लेइंग 11 में, तो अब अगर इस प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन जो है, जो आपने बॉलिंग बनाई है, क्या आपको लग रहा है कि बॉलिंग थोड़ी कमजोर है? ट्रेंट बोल्ट, मैं बॉलिंग का बता देता हूं, इस 11 में जो बॉलिंग ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट और जो बॉलिंग अटैक है वो दीपक चाहर के हाथ में। दीपक चाहर प्लस ट्रेंट बोल्ट उसके बाद हार्दिक पांड्या एज अ थर्ड पेसर, उसके अलावा सेंटनर और करण शर्मा और नमनधीर की थोड़ी बहुत स्पिन। नमनधीर से ज्यादा रोहित शर्मा डाल लेंगे यार। सूर्य कुमार यादव भी उनसे ज्यादा ही डाल लेते हैं। सूर्या भाव ने क्या विकेटें निकाली हैं भाई। और तिलक वर्मा भी डाल लेते हैं। तिलक वर्मा ने भी बॉलिंग वगैरह करी है यार। वो जैक्स भी डाल लेते हैं। वो छठा बंदा जो मतलब आप अगर छठा बॉलर ढूंढ रहे हो तो एक वो भी आ सकता है ना, वो जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, वो अपनी टीम में इनिशियली 5 ही रखे, हम बाद में छठा ले आए, बात ही खत्म करो। पर क्या आप ये देखते हो कि विल जैक्स की जगह क्या आप मुजीबुर रहमान को देखते हो क्या बॉलिंग अटैक को और पोटेंट बनाने के लिए, या फिर दीपक चाहर जो कि बार बार इंजर्ड होते रहते हैं? और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि चेन्नई सुपर किंग्स की जगह तो मुझे ये लगता है कि अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, अर्जुन तेंदुलकर बुरा ऑप्शन नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर एक्चुअली एक डिसेंट ऑप्शन है। और जितने 1-2 ओवर अगर आपने डलवाने, अगर दीपक चाहर से भी डलवाने, आप इनिशियली डलवाओगे ना, बाद में अगर आप डलवाने लगोगे दीपक चाहर की, फिर बाद में थोड़ी पिटाई ही होती थी। बिल्कुल। तो वो वही वाला हाल है कि जो इनिशियली आपको नई बॉल से स्विंग मिल जाती है, दीपक चाहर को आप कोशिश करते हो कि पावर प्ले के अंदर 2 से 3 ओवर आप डलवा के एक उनका मेजर कोटा खत्म कर दो कि बाद के लिए ज्यादा लायबिलिटी बचे ना। तो अगर आपको यही रिक्वायरमेंट है तो अर्जुन तेंदुलकर को भी आप बीच में ला सकते हो। लेफ्ट आर्म ऑप्शन है एक। आई एम होपिंग कि अपनी गेम उन्होंने इंप्रूव करी होगी और वो पुराने वाले अर्जुन तेंदुलकर नहीं होंगे, थोड़ा सा इंप्रूव ही करा होगा। और बाकी 1-2 महीने आप उनके साथ ठीक ठाक करने भेज दो थोड़ा सा योगराज जी के पास। बैटिंग भी मतलब अगर दीपक चाहर को भी देखे तो ऑलराउंडर ही उन्हें कहते हैं, लेकिन बहुत इंप्रेसिव बैटिंग उनकी मैंने नहीं देखी है। अर्जुन तेंदुलकर ऑन द अदर हैंड फिर भी 2-4 छक्के मारते हमने देखा है, डोमेस्टिक में सेंचुरी है उनके पास, तो ये बैटिंग टैलेंट है। तो अगर आप सच में देखोगे दीपक चाहर अगर फिर इंजरी कंसर्न है, अर्जुन तेंदुलकर कैन बी अ गुड ऑप्शन। पर क्या मुंबई इंडियंस जिसके पास ऑलरेडी इतनी सॉलिड बैटिंग है, क्या उसको विल जैक्स का कवर चाहिए? क्या वहां पर विल जैक्स जो फॉरेन प्लेयर का, जो 4 फॉरेन प्लेयर का जो कोटा है
है वहां से हटाकर, क्या आपको नहीं लगता कि रीस टोपली और ट्रेंट बोल्ट का अगर बॉलिंग अटैक हो, रीस टोपली हो, ट्रेंट बोल्ट हो, उसके बाद हार्दिक पांड्या आए तो आपके पास एक अच्छा पेस अटैक हो गया। उसके अलावा आपके पास मिचेल सेंटनर जैसा काफी कनिंग स्पिनर है, बढ़िया स्पिनर है, करण शर्मा सपोर्ट के लिए हैं। क्या ये बॉलिंग अटैक ज्यादा बेटर नहीं है? दीपक चाहर को लाकर और विल जैक्स को बीच में लाकर बैटिंग कितनी स्ट्रेंथन करोगे भाई? है तो आपके पास इतनी फाड़ू टीम, 4 ही तो है बंदे। रीस टोपली लेके आ रहे हो, मतलब उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, उसके बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, उसके बाद आप जब 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर आप नमन धीर की भी बात कर रहे हो, तो आपके पास नंबर 6 तक बढ़िया बैटिंग है। तो उसमें नंबर 6 में टॉप के जो 5 वाले हैं वो तो भाई इंटरनेशनल मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो आपको और कितनी बैटिंग चाहिए? आपको बीच में आपको क्या, आपने इतनी बैटिंग आप स्ट्रांग कर लोगे कि कहीं ना कहीं बॉलिंग कमजोर रह जाए? वैसे भी आप करण शर्मा अगेन लकी रहे हैं, लेकिन करण शर्मा रीस टोपली मेरे दिमाग में ये था कि शायद एक रिप्लेसमेंट की तरह हो सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट के बदले के ट्रेंट बोल्ट का अगर बहुत अच्छा मतलब अगर उतना रंग में नहीं दिखते हैं या फिर अगर कोई इंजरी कंसर्न्स रहते हैं तो फिर रीस टोपली सीधे वो जगह ले लेते हैं उनके बदले। और अगर ट्रेंट बोल्ट को अगर रीस टोपली को अगर टीम में इंक्लूड करते भी हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं से एक स्पिन ऑप्शन कम करोगे। मुझे लगता है कि विल जैक्स पे जितनी इन्होंने सेलिब्रेशन करी थी, ये उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखने वाले हैं। विल जैक्स को अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं रखोगे तो फिर तो आप वेस्ट ही कर रहे हो। हाँ, मतलब विल जैक्स तो होने ही पड़ेंगे भाई, अगर जिस तरीके की सेलिब्रेशन बनती थी। लेकिन फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा? क्या विल जैक्स, रायन रिकल्टन? तो आप कह रहे हो कि रायन रिकल्टन भी होंगे, विल जैक्स भी होंगे और ट्रेंट बोल्ट भी होंगे, और फिर चौथा स्पिनर फिर मिचेल सेंटनर। तो फिर इनके पास रीस टोपली की जगह नहीं बनती है। फिर तो किसी भी और बैकअप। बट ठीक है ना कि 2 आपके पास बैट्समैन हो गए, 2 आपके पास बॉलर हो गए, एक पेसर, एक स्पिनर, 2 अच्छे बैटर, मतलब नॉट अ बैड वे। सैंटनर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि वो सैंटनर भी बिल्कुल, जब उनका बल्ला चलता है तो वो मार देते। तो 7वें नंबर तक भी अगर बैटिंग हो गई तो ठीक है। मुझे नहीं मतलब अगर मैं प्लेइंग 11 बनाऊं, और यहाँ पर मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है हम तीनों का, मुझे लगता है कि शायद विल जैक्स ना दिखाई दें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में। मुझे लगता है मुंबई को शायद विल जैक्स की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आपके पास ऑलरेडी, जो कि आपने अभी बात करी, मिचेल सेंटनर की भी बैटिंग है आपके पास नीचे। तो वहां पर ये भी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस सिर्फ 3 ही फॉरेन खिलाड़ियों के साथ जाए, और जो इम्पैक्ट है वहां पर वो एक फॉरेन खिलाड़ी का और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो और मुंबई इंडियंस के पास जिस तरीके के इंडियन प्लेयर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक मुंबई इंडियंस के पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये होगा कि अगर वो 3 के साथ जाते हैं, रायन रिकल्टन, ट्रेंट बोल्ट और सेंटनर के साथ जाते हैं, तो हमेशा उनके पास जब बैटिंग हो तो उनके पास एक विल जैक्स का ऑप्शन हो सकता है, बॉलिंग हो तो उनके पास रीस टोपली, या फिर अगर स्पिनिंग पिच हो तो मुजीबुर रहमान का उनके पास ऑप्शन है। तो मुंबई इंडियंस की टीम एकदम से वैसे भी हमेशा से ही सॉलिड है, बट अगेन इनका इंडियन कोर स्ट्रांग है। इंडियन कोर तो इनका परफेक्ट है, सारे इससे परफेक्ट नहीं हो सकता। जो रोक लिया इन्होंने, मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जसप्रीत बुमराह इनके पास नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये था कि इंडिया के पास भी नहीं थे, तो इनके पास नहीं है तो क्या हो गया? इतना दिल से क्या लगाना है? मोहम्मद शमी थे, इंडिया के पास गौतम गंभीर थे, ये दोनों ही मुंबई के पास रोहित शर्मा है, इनके पास रोहित शर्मा है। शाना जो शाना जो ये कह रहा है, ये भी बुरा नहीं है यार। इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है यार। हमें भी कमेंट्री करनी है, लेकिन इस पॉडकास्ट में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो भाई अब मुंबई इंडियंस की जो टीम है, जाने से पहले आखिरी सवाल कि क्या मुंबई इंडियंस क्या प्लेऑफ क्वालिफाई करते हुए दिख रही है? यार इस बार तो इज्जत का सवाल है। पिछली बार 10 नंबर पे खत्म करा था, तो इस बार और इस बड़ा खराब हो गया था ना। हार्दिक पांड्या की थू हो रही थी यार। एक्चुअली माहौल नेगेटिव माहौल में कुछ नहीं हो पाता। 2 वो गुट बन गए हैं, पोलार्ड और मलिंगा आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें थी कि इतना गुटबाजी अंदर हो गई थी। बीच में मार्क बाउचर थे जिन्होंने बाद में वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी उसके अंदर मुंह बना लिए थे। हार्दिक पांड्या से चुप करवा दिया था कि भाई कोई जवाब नहीं देना। बाउचर का भी यही था, बाउचर हटा के इन्होंने बढ़िया सबसे पहले बाउचर हटाया, नेस्ती खत्म, इसे भेजो। उसके बाद इन्होंने बाउचर का भी नहीं मिल रहा इंटरव्यू, उनको भी किसी ने बता दिया दे कॉल्ड यू नेस्ती। कोई बात नहीं, तो बाउचर साहब तो निकले। उसके बाद ये भी हो गया कि महिला जयवर्धने को दोबारा से कोच वाले रोल में, ये हेड कोच के रोल में लेकर आए हैं, तो एक वो फायदा होगा। उसके बाद
टीम का जो माहौल वैसे भी था कि हार्दिक को कप्तानी दे दी, और वो हम लीक्स भी सुने रोहित शर्मा और अभिषेक नायर वाले कि भाई ये तो मैंने अपनी टेम्पल की तरह बनाया था, ये टीम मेरी थी, ये तो अब एटलीस्ट 2 आईसीसी इवेंट्स लेटर जो हम जीत चुके हैं, बिल्कुल, और वो बैड ब्लड नहीं दिखा हमें इंडिया के लिए खेलते हुए उस टाइम पे, जो पहले एक बार को पहले सीजन में मतलब इस लास्ट सीजन में दिख रहा था कि जसप्रीत बुमराह भी थे और हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, इनके बीच में जितने पंगे दिख रहे थे, और बिल्कुल फ्रेश था जबकि वो T20 वर्ल्ड कप IPL के बाद, हाँ, और जब वो जीते तब तो जपियां पपियां सब हो रहा था, मतलब तारीफ करनी होगी इस चीज में मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की, अंबानी जी की, कि भैया बहुत जो रायता ऐसा लग रहा था कि ये समेटने में ही नहीं आ सकता। वो जो इतना बड़ा वो उनके बेटे का वो जो फंक्शन वगैरह और तो उसमें रोहित शर्मा को आके फेलिसिटेट करना, इतने बड़े बेटे का वो है इतना बेटे का इतना बड़ा फंक्शन नहीं, इनके बड़े बेटे का अच्छा बड़े बेटे ना, छोटे बेटे हैं, सॉरी मैं कहा बड़े बेटे का वो, मैंने वैसे नहीं कहा इतने इनके, तो साफ कर दो ना, मैं देख तो लो किस आदमी के लिए मेरे मुंह से गलत शब्द तुम बुलवा रहे हो, लेकिन बिल्कुल सही बात कही। और जिस तरीके से को बुलाया वहां पे स्टेज पे, फेलिसिटेट करा उस तरीके से, भाई ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी थे वहां पे, तो सबको बड़े प्यार मोहब्बत से उन्होंने करा, और कि मेरी टीम है, वो खुश भी हो गए, आंसू भी छलक आए, तो एक वो माहौल उस तरीके से भी ठीक किया गया है। नहीं, और सब लोग जितनी, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत भी करी थी, बड़ी सारी बातें हो रही थी कि रोहित शर्मा इधर जाएंगे, सूर्य कुमार यादव कहीं और चले जाएंगे, और हार्दिक पांड्या पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, कप्तान बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे वाले थे, सूर्या कोलकाता जाने वाले थे, सबके सब मुंबई में ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब जिस तरीके से मैनेज किया है वो रायता, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम बाउंस बैक करेगी, और मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ प्लेऑफ्स तो इनका कंफर्म्ड है। तो चेन्नई मुंबई SRH हो गई, चेन्नई मुंबई SRH और दिल्ली चौथी दिल्ली। नहीं बात ये है कि इनमें वो लग रहा है कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। टीमें ऐसे भी बन सकती है ना कि 10 टीम और भाई सारी टीमें पहुंच सकती है। नहीं, पंजाब को हमने रिजेक्ट कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ जीतेगी। और बता तो भाई अब ये जो मुंबई इंडियंस की टीम है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये होगी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो हमने डिस्कस करी है, या आपको लगता है कि कोई और खिलाड़ी होने चाहिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे? उसके अलावा मुंबई इंडियंस की टीम क्या इस बार पिछले सीजन के सारे पाप धो देगी? क्या इस बार IPL 2025 की चैंपियन बन सकती है मुंबई इंडियंस की ये टीम, जो कि अभी कागजों पर तो बड़ी स्ट्रांग लग रही है, पर क्या मैदान पर भी उतनी ही स्ट्रांग दिखाई देगी? आपका क्या है जवाब, वो लिख दीजिए कमेंट्स में जनाब। और इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि भाई IPL कौन जीतने वाला है? मुंबई इंडियंस के बारे में तो बात करेंगे ही, इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। आप ये भी बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमारी टीम्स किस तरीके की लग रही हैं, हमारी जीरो क्रिकेट नॉलेज आपको किस तरीके से लग रही है? उस जीरो के आगे 1 लगाना है या बाद में 1 लगाना है, ये भी आप बता सकते हैं। बहरहाल सभी टीमों का एनालिसिस करें, सभी टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 पर वीडियोस आ रहे हैं जी स्विच पर, तो जी स्विच को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल सोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।